नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। छत्तीसगढ़ की धरती से आज एक ऐसा संदेश गया है जिसने राज्य की सियासत और सामाजिक ताने बाने को एक नई दिशा दे दी है। कड़े फैसले लेने की हिचकिचाहट का दौर अब पुराना हो चुका है। अब साय सरकार का दौर है जहां फैसले सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहते बल्कि जमीन पर गरजते भी हैं। पहला बड़ा प्रहार, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन अधिनियम 2026 के नए नियमों का राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। यानी आज और अभी से धर्मांतरण के काले सिंडिकेट, छल, प्रलोभन और दबाव का खेल चलाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, जिससे आरोपियों का बचना भी मुमकिन है। दूसरा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर जो लोग अफवाह फैला रहे थे, सरकार ने उनके मुंह पर ताला जड़ दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगा। एक तरफ धर्मांतरण के सिंडिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे आदिवासी भाइयों की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों पर सुरक्षा चक्र। आखिर कैसे ये दो फैसले छत्तीसगढ़ का भविष्य बदलने वाला है, इसी पर करेंगे हम बातचीत। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से एक ऐसा तंत्र सक्रिय था जो सीधे साधे गरीब और मासूम आदिवासियों और ग्रामीणों की लाचारी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण कराता था। कभी इलाज का लालच, कभी पैसों की चमक, तो कभी शादी और झूठे वादों का जाल। लेकिन अब यह सब इतिहास की बात हो चुका है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अनुसूचित कर राजपत्र में जारी कर दिया है। सरकार का संदेश साफ है, धार्मिक आस्था का सम्मान होगा, लेकिन आस्था का सौदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने कानून की जिस छड़ी से धर्मांतरण की दुकान चलाने वालों को घेरा है, उसमें क्या क्या कड़े प्रावधान है। पूर्व स्वीकृति बिना धर्मांतरण नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे और धर्म परिवर्तन कराने वाले को तय सीमा के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के सामने औपचारिक अर्जी देनी होगी। पुलिस और प्रशासन की गहन जांच। आवेदन आते ही डीएम की टीम और पुलिस तंत्र यह जांच करेगा कि कहीं धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग, दबाव, डर, प्रलोभन या शादी का धोखा तो नहीं। गैर जमानती अपराध और कड़ी सजा। बिना पूर्व सूचना के किया गया कोई भी धर्मांतरण पूरी तरह अवैध होगा। ऐसा करने और कराने वालों पर सख्त गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा, जिसमें भारी भरकम जुर्माना और वर्षों की जेल तय है। राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कानून किसी की व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उन सामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। धर्मांतरण पर कड़ा कानून लागू करने के बाद सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक और बड़ा ऐलान किया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर लगातार विपक्षी दल भ्रम का माहौल बना रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान ने विरोधियों की तमाम रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी का मसौदा तैयार करते समय राज्य की रीढ़ यानी अनुसूचित जनजाति समाज को इसके दायरे से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध है। यूसीसी की समिति सभी पक्षों, समाज के प्रबुद्ध जनों और आम जनता से लगातार सुझाव ले रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की अपनी एक महान परंपरा है, रूढ़िवादी कानून है और उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान है। इस अनुसूचित जनजाति समाज को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। हम उनकी संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि साय सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से दूर वास्तविक जन कल्याण और सांस्कृतिक रक्षा के सिद्धांत पर काम कर रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों के शादी, ब्याह, संपत्ति गोद लेने और कबीलाई रीति रिवाज उनके अपने पारंपरिक कानूनों से संचालित होते हैं। सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि आधुनिकता और सुधार के नाम पर आदिवासियों के संकुल विरासत से कोई छेड़छाड़ नहीं
अगर सरकार के दोनों ऐतिहासिक फैसलों का एक साथ विश्लेषण करे तो राज्य सरकार का विजन शीशे की तरफ साफ नजर आता है। पहला, अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस, धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट और समाज विरोधी तत्वों पर सख्त कानूनी चाबुक। दूसरा, आदिवासी अधिकारों का पूर्ण संरक्षण यानी यूसीसी के जरिए आदिवासियों के अनूठी पहचान, जल जंगल जमीन से जुड़ी आस्था और परंपराओं को सर्वोच्च सम्मान और सुरक्षा। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति वाली सरकार, जो कड़ी से कड़ा फैसला लेने में भी नहीं झिझकती और अपने लोगों के हितों की रक्षा करना भी जानती है। तो साफ है, छत्तीसगढ़ अब उस झरने पर नहीं चलेगा जहाँ अवैध गतिविधियों को राजनीतिक सह दी जाती थी या जहाँ आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती थी। सरकार ने 700 मोर्चों पर काम करके यह साबित कर दिया है कि सुशासन का मतलब क्या होता है। कानून का डर भी जरूरी है और अपनी संस्कृति का मान भी। धर्मांतरण पर सख्त नकेल और आदिवासियों को यूसीसी में विशेष सुरक्षा कवच देकर सरकार ने प्रदेश के जन जन का दिल जीत लिया है। तो शायद सरकार लगातार धर्मांतरण पर सर्जिकल स्ट्राइक, तो वहीं यूसीसी को लेकर एकदम साए फैसला शुरू कर दिया है। तो इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। अब हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी है कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुष गुहा जी हैं, एडवोकेट है हाईकोर्ट के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल पुष्पेंद्र जी से है। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण सिंडिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस कड़े कानून का इस्तेमाल प्रशासनिक स्तर पर एक खास वर्ग को निशाना बनाने या परेशान करने के लिए किया जा सकता है। ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका दुरुपयोग ना हो? न्यूज प्लस के समझ दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्याम। अपने साथ में उप संपादक आप उपस्थित हैं, आयुष जी उपस्थित हैं, कांग्रेस के अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, सभी का स्वागत है, नमस्कार। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। छत्तीसगढ़ में सबको रहने का अधिकार है, मगर धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं। धर्मांतरण बहुत बड़ी साजिश है जो विदेशों से चली आ रही है। अभी आप देखे होंगे कि आप कांकेर की घटना देखें और किसी अन्य राज्यों की घटना देखें। कांकेर में हमारा समुदाय, हिंदू समाज, आदिवासी समाज के लोग खड़े हो गए हैं कि हमारे गांव में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश वर्जित है। बाकायदा गांव में बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कोई भी ईसाई मिशनरियों का हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है। जो आकर लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण कराते हैं, ऐसे लोगों का हमारे गांव में प्रवेश निषेध है। और वहां की जनता जाग गई है और ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये क्या करते हैं ईसाई मिशनरियां, वो यहाँ पर आकर वीजा लेके आते हैं, घूमने का वीजा लेके आते हैं और धर्मांतरण कराते हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। अभी आप बता रहे थे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कैबिनेट में धर्म स्वतंत्र संशोधन 2026 लाया है, जिसमें जबरन, लालच देकर, धोखे से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। 30 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का इसमें प्रावधान किया गया है। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर पीड़ित एसटी, एससी, ओबीसी है तो उसमें अरुण जी 10 साल का आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माना भी है। इसलिए हमेशा जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईसाई मिशनरियों को हमेशा कहा है, अगर आप यहाँ पे वीजा लेके आ रहे हैं घूमने का और धर्मांतरण कराते हैं तो यह गलत है, यह गलत अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके फायदे क्या होंगे? जो भी कानून बना है, कानून के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगेगी। बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिन में आपत्ति भी कराना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अरुण जी कोई अपने पैतृक धर्म में वापस आना चाह रहा है, उसको हम धर्मांतरण नहीं मानेंगे। अभी आप देखे होंगे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। हिंदुस्तान पे अल्पसंख्यक हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसीलिए पूरा समाज के लोग, समाज के प्रमुख आगे आ रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए पुष्पेंद्र जी, आप ही के जवाब से हम ले लेते, कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं।
जब राज्य में जबरन धोखे या लालच में कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए पारदर्शी और कड़े नियम बनाए गए हैं, तो कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति है? क्या आप अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून का समर्थन नहीं करते हैं, अभिमन्यु जी? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हमारे साथ पुष्पेन जी है, उनको नमस्कार। एडवोकेट साहब हमारे साथ, आयुष जी, उनको नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह के जबरन या प्रलोभन के माध्यम से किए गए धर्मांतरण या अवैध किसी भी तरह के धर्मांतरण के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। इसका हम समर्थन कतई नहीं करते हैं जी। उसके अलावा हमने और साथ में कई जो सामाजिक संगठनों ने ये आशंका जताई थी कि इस कानून के लागू होने से जो आदिवासी समाज है जिनको विशेष संरक्षण मिले हुए हैं, जैसे पेशा कानून के अलावा जी अभिमन्यु जी, आपकी आवाज दब गई है, शायद कुछ दब गया है। जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आप आ रही है मुझे। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी, कंटिन्यू करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस सब के अलावा जैसे आदिवासी जनजाति हो गई, 5वें अनुसूची में है, पेशा कानून है, उसके अलावा और भी जनजातियां हैं जो दत्तक पुत्र माने जाते हैं राष्ट्रपति के, इन सब का क्या होगा? क्या ये इनसे प्रभावित होंगी? तो आज जो विजय शर्मा जी ने ये घोषणा की है कि इसके बाहर रहेंगे, ये इसकी स्वीकारोक्ति है पहले तो, कि हमारा जो आशंका थी ये सही थी, और अगर इन पे कानून लागू होता तो प्रभावित होती। तो इनको अलग रखने का जो है, हम इसके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें यह भी साबित होता है कि हमारी आशंकाएं सत्य थी। उसके अलावा बात करें कि जबरन धर्मांतरण के माध्यम से किसी को परेशान न किया जाए, जैसे हमारे देश में आर्टिकल 25 लागू है, कोई भी किसी को भी किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। चलिए अभिमन्यु जी, आपने आर्टिकल 25 का जिक्र किया, इसलिए हम पहले से इसके लिए तैयार थे, चूंकि मुझे पता था आपका यही जवाब आने वाला है। तो हमारे साथ जाने माने वकील हैं आयुष गुहा जी, हाई कोर्ट के। सर, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 में स्वेच्छा से धर्म बदलने से पहले डीएम को आवेदन देना अनिवार्य किया गया है। क्या ये अनुच्छेद 25 यानी 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और निष्ठा के अधिकार की संवैधानिक कसौटी पर टिक पाएगा? तो वकील साहब से किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम अपने टीम से बोलेंगे जल्द से जल्द संपर्क करें। पुष्पेन जी इसके पास आ जाते हैं। पुष्पेन जी, यूसीसी के ड्राफ्ट से अनुसूचित जनजाति एसटी समाज को बाहर रखने का फैसला क्या आदिवासियों के वास्तविक हित में है, या ये एक महज बड़ा राजनीतिक और चुनावी दांव है ताकि बस्तर और सरगुजा के आदिवासी वोट बैंक को साधा जा सके? कांग्रेस का आरोप है ये। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। हम सभी लोग आदिवासी समुदाय का, आदिवासी समाज का सम्मान करते हैं और उनकी संस्कृति हमारा गौरव है। उनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। उनकी अधिकारों की सुरक्षा करना भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी भाइयों के साथ में खड़ी है। आप देख रहे होंगे, अपन बस्तर की बात करें, बस्तर में ओलंपियाड हो रहा है, बस्तर के बच्चे पूरे देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर का विकास होगा, और बस्तर का विकास होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। हमारे आदिवासी भाई आप देख रहे होंगे नेट में क्वालिफाई हो रहे हैं, पीएमटी में हो रहे हैं, पीटी में हो रहे हैं, सभी जगह यूपीएससी में हो रहे हैं, पीएससी में हो रहे हैं, व्यापम जैसे एग्जाम में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो रहा है, वहाँ की संस्कृति बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के साथ में है। आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खड़ी है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा पहला हमारा कर्तव्य है, और हम सब वहाँ पर कर रहे हैं। जी। चलिए अभिमन्यु जी, आप आरोप लगा रहे थे कि यूसीसी लाकर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एसटी समाज यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगा, तो अब आपके पास विरोध का क्या आधार बचता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा अपने पिछले वक्तव्य में कि हमारी आशंका जो थी वो स्वीकारोक्ति है उस बात की। जब विजय शर्मा जी ने आज कहा उनको बाहर रखने का फैसला किया, यही स्वीकारोक्ति है कि हमारी चिंता सही थी। उसके अलावा मैं आगे यही कह रहा था पिछले वक्तव्य में अपने कि आर्टिकल 25 की बात तो मैंने की। उसके अलावा एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जबरन धर्मांतरण और
अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून थे। और जब हमने सवाल पूछा था कि पहले से कानून होने के बाद आप कानून क्या ला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब मिला कि उसे और कड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ठीक, आप उसको और कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह पूछना चाहूंगा कि आज 2.5 साल से छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार है, जैसा कि बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की भीषण समस्या है। 2.5 सालों में पूर्ववर्ती जो कानून है उनके तहत कितनी कार्रवाई हो गई, एक श्वेत पत्र जारी कर देते, कितने धर्मांतरण के मामले आ गए। देखिए, जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, माहौल तो बराबर बनाया जाता है, बोर्ड लगा रहे हैं गांव के बाहर। अब वो बोर्ड गांव वालों ने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए, हमें क्या मालूम। आप आंकड़े दिखाइए कि कितने धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण के मामले पिछले 2.5 साल में आपके सरकार में सामने आ गए, तब समझ में आएगा कि आप वाकई में इसके खिलाफ कानून बनाना चाह रहे हैं। बात असल में ये है कि यहाँ राजनीति करने की कोशिश है यूसीसी अभी 2.5 साल में लाना था, क्योंकि जनता के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी, अभी महंगाई और कानून व्यवस्था इत्यादि को लेकर के बेहद आक्रोश पार्टी के खिलाफ बना प्राय जनता में। तो उसमें ये शिगुफा लेकर आए हैं यूसीसी का। उनसे वही पूछना चाहूंगा कि पहले अपने 2.5 साल में आपने कितनी कार्रवाइयां कर दी है, कितने अवैध धर्मांतरण करने वाले ऐसे संगठनों को, या इस प्रकार के पुष्पेंद्र जी बता रहे थे कि वीजा लेकर के आते हैं यहाँ धर्मांतर करते, तो आपने 2.5 साल में कितनों को पकड़ लिया या कितनों को कार्रवाई कर ली? क्योंकि कानून नहीं था ऐसी बात तो नहीं है, कानून तो था, आप उसमें और कड़ाई की बात कर रहे हैं। जैसे सजा में उसमें फांसी की सजा तक आप दे रहे हैं, 10-10 साल की जेल दे रहे हैं, 25-25 लाख का जुर्माना दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कितनी कार्रवाइयां हुई, कितने लोग पकड़ाए अभी पुराने कानून के हिसाब से? ये भी श्वेत पत्र सरकार को जारी। चलिए, हमारे एडवोकेट साहब जुड़ गए हैं। जी जी जी, अभिमन्यु जी, मन से धर्मांतरण करे तो उस पर कोई आंच ना है। जी, आयुष जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आयुष जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? आयुष जी, आवाज हमारी आ रही है आप तक? जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करिए जरा। तो लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 आज पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, यानी कि अब जो धर्म के आर पर माहौल बनाने का काम करते थे, धर्म बदलते थे हिंदू से ईसाई, क्रिश्चियन, अब उनके लिए बहुत कड़े कानून बन गए हैं और आज से धरातल पर यानी छत्तीसगढ़ की जमीन पर लागू हो चुका है। तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें एडवोकेट का अहम रोल है, उनको द्वारा बताया जाए कि किस तरीके से कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून के तहत इसमें सजा का प्रावधान है, तब ताकि जनता को निष्पक्ष रूप से पूरी समझ में आए। आयुष जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तो जब से पुष्पेंद्र जी से बात कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, डीएम को पूर्व सूचना देने और पुलिस जांच का नियम तो बन गया है, लेकिन क्या इससे जो है लाल फीताशाही और पुलिस की मनमानी नहीं बढ़ेगी आपके हिसाब से? आम आदमी प्रक्रिया के चक्कर में भटकता ना रहे, इसके लिए क्या कुछ आपने व्यवस्था बनाई है? देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब संभव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय पे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था हम नक्सलवाद खत्म करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 31 मार्च 2026 बेहद खास दिन था, जब छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हुआ। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी इस चीज को मान रहे थे कि हाँ, आपने धर्मांतरण का अधिनियम लाया है, वो स्वागत योग्य है, और हमने आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा है। उनके संस्कृति में किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम राम मंदिर बनाने की मांग करते हैं, और हम धारा 370 को हटाने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब संभव है। यहाँ पे
हम सांप्रदायिक होकर काम करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आदिवासी समाज हो या किसी अन्य समाज का व्यक्ति, हमारे साहू समाज के लोग हो, सतनामी समाज के लोग हो, किसी भी समाज में अवैध रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई भी व्यक्ति चलिए, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ आयुष गुहा जी जुड़ चुके हैं, एक बार हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, माफ करिएगा, हाई कोर्ट के एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट है आयुष जी। सवाल मेरा आपसे यहाँ पे है, हम 2 बार आपसे जुड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ पाए, कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो 2026 का है, उसमें स्वेच्छा से धर्म बदलने से पहले डीएम को यानी सूचना देना अनिवार्य किया गया है। तो इसमें जो आर्टिकल 25 है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें निष्ठा का अधिकार और संवैधानिक कसौटी पर टिक पाएगा? आपके नजर से क्या लगता है? ये कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या किसी डीएम को इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ओवरराइड कर सकता है? क्या उसके पास इतनी शक्तियां होती है संविधान के दिए गए अधिकार को वो अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकता है या उसमें संशोधन या कोई आदेश पास कर सकता है? तो इसके लिए एक सबसे बड़ा जो जजमेंट था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है तो एकदम एब्सोल्यूट है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। समय समय पर यदि आवश्यकता होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए पावर दी गई है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कानून बना सकते हैं। या उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या इसके बिना काम नहीं हो सकता है, तो वहां पे ये इस तरह की जो कानून है उनको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीएम को एप्लीकेशन देने का बोला गया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बट उसके साथ में एक सवाल ये भी होता है कि डीएम उस चीज को कितने गंभीरता से लेते हैं। क्या वो चाहते हैं कि केवल एक व्यक्ति के मताधिकार से हम ये पूरी शक्तियां दे सकते हैं कि वो डिसाइड करे कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और कोर्ट को भी इन चीजों पे लगता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कानून का कोई ना कोई ऐसा भाग होगा जो कि बोलना चाहिए कोर्ट में चैलेंज होगा। और वहां ये देखना इंपॉर्टेंट चीज होगा कि क्या इतनी शक्तियां किसी एक व्यक्ति तक सीमित कर देना ठीक है या नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जी अभिमन्यु जी, अगर सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य कर रही है और बिना इजाजत धर्मांतरण को अवैध बता रही है, तो इसमें राजनीतिक एजेंडा कहां है? क्या पूर्ववर्ती सरकारें अवैध धर्मांतरण पर नरम रुख अपनाती रही हैं? नहीं अरुण जी, देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले चिंता जताई उसी बारे में भी आयुष जी ने भी कहा था, हमारे एडवोकेट जी ने, कि आप डीएम को आपने पावर दे दी, आप वो तय करें कि आप उनसे परमिशन लेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ये पूछा था कि आप अपने मन से किए गए धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण में अंतर कैसे करेंगे? क्योंकि आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपने मन से किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। लेकिन कहीं किसी ने अपने मन से आप धर्म अपनाया है, उसको आप अगर फ्रेम कर दिए कि नहीं इसने अवैध धर्मांतरण कराया है या फिर किसी पैसा लेकर के किया है, तो ये सब चीजों को पहले क्लैरिफाई होना चाहिए। एकदम आनंद फानंद में ये कानून लागू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वही चीज मुझे ये ओवरऑल समझ में आ रही है। तो कानून का स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवैध धर्मांतरण के लिए आप कानून कड़ा करना चाहते हैं तो अभी मैं कहता हूँ, लेकिन बात ये क्लैरिफिकेशन पहले होना चाहिए। जैसे आदिवासी वाले मामले में क्लैरिफिकेशन एक विजय शर्मा जी ने दे दिया, अभी कई बातों का क्लैरिफिकेशन और बाकी है जो इस कानून में हो सकता है। जो चिंताएं अलग अलग संगठनों में, सामाजिक संगठन हो गए और हमारे जो कानून के एक्सपर्ट से बता रहे हैं, वो सब जो आशंकाएं हैं उनको पहले पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए। और फिर से मैं वही सवाल करना चाहूंगा कि अगर मामले आ रहे हैं तो मामले दिख कहाँ रहे हैं, ये भी तो समझ में आए। अभी भी तो मामले आ रहे होंगे तो श्वेत पत्र सरकार जारी कर दे कि भाई इतने इतने मामले आ रहे हैं, इसलिए हमको ये कानून जल्द से जल्द लागू करने की बहुत जरूरी है। तो नहीं तो उससे अच्छा और भी चीजें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर मामले चल रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट मीटर का मामला चल रहा है, बेरोजगारी का मामला चल रहा है, और सारी चीजें आपने जितने भी वादे किए थे, जितने मैनिफेस्टो में, उससे ज्यादातर पूरे नहीं हो पाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ये चीज कर रहे हैं तो बिना तैयारी के कर रहे हैं, कुल मिलाकर हमारे यही है। जी आयुष जी, क्या किसी राज्य द्वारा लाई जा रही यूसीसी में किसी बड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह छूट देना कानूनी रूप से टिकाऊ है? संविधान की 5वीं 6वीं अनुसूची कस्टमरी में इसमें कितनी ढाल बनते हैं? जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे विचार करने की जरूरत है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अलग अलग बोलना चाहिए जो शेड्यूल दिए हैं, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहिए पर्सन को इसमें इम्यूनिटी दी गई है। तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें दी गई जो भी अनुमति है उनसे इसमें जो अभी नया कानून बना है क्या ये इफेक्ट डालता है? तो इसका आंसर है हाँ जी। इसका एक बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे क्योंकि अभी ये लॉ नया है, इसमें बहुत से अपडेशन की जरूरत है, कई जगहों पे सुधार की जरूरत भी पड़ेगी। जैसे जैसे केसेस देखने को मिलते हैं उस हिसाब से इसमें सुधार भी करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से राज्य सरकार इसमें विचार भी कर रही होगी कि जैसे जैसे चीजें आती हैं उनके ऊपर वो अमेंडमेंट लाएंगे।
और समय समय पर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो सेक्शन थे जो मैं देख रहा था कहीं ना कहीं वहाँ पे है जो कि जो पुराने लॉ हैं उनके साथ में क्लैश करेगा, और वहाँ पे जो दिक्कत परेशानी जो है न्यायालय के सामने आएगी। आयुष जी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक और मेरा सवाल आपसे है कि नए नियमों में गैर जमानती धाराएं और पुलिस जांच का प्रावधान है। कानूनी रूप से प्रलोभन या दबाव को साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, आरोपी पर या शिकायतकर्ता पर? इसमें फर्जी मुकदमों की गुंजाइश को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि आप तो वकील है, जानते हैं देश में 60% फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जी हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, कौन इस चीज को प्रूव करेगा कि पैसे का प्रलोभन देके दिया गया है या कंप्लेन किसने की है। तो कंप्लेनेंट को भी कुछ ना कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि जिसके थ्रू वो इस चीज को जस्टिफाई कर सके कि हाँ हमारे पास इतने एविडेंस प्रॉपर है कि जिसके लिए जांच में अधिकारी को ये डेटा को के बेसिस पे वो जांच कर सकता है। और साथ ही साथ में पुलिस का भी इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करते हैं। क्या ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है एक आरोपी को की तरह से किया जाएगा या उसे क्रिमिनल समझकर किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप किसी को भी आरोपी बना देना या उसको क्रिमिनल मान के चलना, दोनों में बहुत अंतर है। और एक पॉलिटिकल प्रेशर की जो बात किया जाए तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जांच में क्या जो जांच अधिकारी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से पॉलिटिकल या जो भी इसके बोलना चाहिए प्रेशर से वो दूर रहेगा। क्या उस ड्यूरेशन में किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं होगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई रिलीजियस लीडर उस चीज को जांच को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन पहलुओं पे भी एक जांच का विषय होना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें भी कोई ना कोई गवर्नमेंट को गाइडलाइन लाने की जरूरत है कि यदि कोई अधिकारी जांच को बाधित करने की कोशिश करता है या पॉलिटिकल लीडर या किसी संप्रदाय का प्रमुख अगर इस चीज को जांच को प्रभावित करता है तो उन चीजों के लिए भी कानून लाने की जरूरत है। और जैसा कि हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा हुआ था कि फर्जी मुकदमे के लिए इसके लिए तो क्या प्रोविजन किए गए, यदि कोई फेक करता है तो लॉ में इन चीजों के भी होना चाहिए कि इसमें क्या पनिशमेंट के हैं। क्योंकि केवल ये नहीं किया जा सकता है किसी को आपने अपराधी सिद्ध करने के लिए आपने बस आरोप लगा दिया और उसी 2 साल 5 साल जिंदगी की जेल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं। तो ये देखा जाए तो ये भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इन पे भी विचार करने की जरूरत होगी। जी पुष्पेंद्र जी, जब यूसीसी का मूल विचार ही एक देश एक कानून है, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि एक वर्ग यानी एसटी को इससे पूरी तरह बाहर रखकर क्या यूसीसी की मूल भावना और समानता के सिद्धांत से समझौता हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत सीधा राज्य है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी संस्कृति है जिसके पूरे देश में जाना जाता है। अभी आप देखे होंगे राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की पहचान हुई, आदिवासी समाज के वहाँ पे नृत्य किया गया। तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को अलग रखने का कारण ये है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ेगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कुछ आदिवासी संस्कृति हैं, परंपराएं हैं जो कि इससे हम बाहर रखे हैं, बाकी सब तो इस कानून में सभी चीजें आई हैं। और यह कानून बहुत स्वागत योग्य है, चाहे अपन धर्मांतरण कानून की बात करें, यूसीसी की बात करें, यह बहुत ही अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छी पहल है। जैसे हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे, आपने भी बताया, तो यह स्वागत योग्य है। सभी समाज के लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। अगर मान लीजिए नया कानून आया तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, तो हम सब मिलकर उसको दूर भी करेंगे। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सबको रहने का अधिकार है, मगर अवैध धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। जो धर्मांतरण करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। चलिए, मैं पुष्पेंद्र जी आप ही के जवाब से मैं अभिमन्यु जी से ही सवाल कर लेता हूं। अभिमन्यु जी, आपके पास धर्मांतरण रोकने और जनजातीय संस्कृति की सुरक्षित रखने के लिए सरकार के इन 2 कदमों से बेहतर कोई ठोस विकल्प सुझाव है तो आप सरकार को दे सकते हैं। देखिए, मैं तो 2-3 चीजें लगातार जी, आप कानून बना रहे हैं, स्वागत है। उसके अलावा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो बार बार बोलते हैं कि कोई धर्मांतरण नहीं करा सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आप मामले बताइए ना। छत्तीसगढ़ के अंदर कितने मामले आए हैं, आप श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते हैं कि लगातार मामले आ रहे हैं? एक ये, और तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि इसके अंदर पहली चिंता सच साबित हुई जो कि विजय शर्मा जी ने खुद स्वीकार की एक एसटी समाज को अलग रख दिया गया। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो कई चिंताएं और बाकी हैं इस जो कानून के अंदर में है, जो कि अभी एडवोकेट साहब ने बताई, और भी जनता के मन में और भी सामाजिक संगठनों के मन में कई चिंताएं हैं इस कानून को लेकर के। तो पहले जल्दबाजी में केवल राजनीति करने की कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जनता के मुद्दों में वो पिछड़ रही है, अपने वादे पूरे करने में पिछड़ रही है। तो एक नया गुफा इनके द्वारा लाया गया है जो कि पूरी तरह से तैयार है नहीं, और पूरी तरह से तैयारी नहीं होने की वजह से अभी इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तरह बेतरह के सवाल उठ रहे हैं। हर क्रियान्वयन में
कुछ ना कुछ बड़े सवाल हैं। तो जब तक पूरी आपकी तैयारी नहीं है, आप इसमें जल्दबाजी ना करें। हमारा केवल यही कहना है, आप कानून लागू करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। पहली मांग तो चलिए आपने मान ली, लेकिन आने वाले समय में और जो चिंताएं हैं और जो लगातार इसमें कुछ ना कुछ कमी आने की आशंका है या किसी निर्दोष के बलि चढ़ जाने की आशंका है, ये सारी आशंकाएं दूर करने के बाद, फुल प्रूफ करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। बिल्कुल अभिमन्यु जी, हमारी भी यही कोशिश है कि अगर कोई अपराधी है, कोई अपराध कर रहा है तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बेकसूर इंसान को सजा नहीं होना चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ के अधिकतम ऐसे सिस्टम है जो सिंडिकेट बन चुका है। ये तथाकथित पत्रकार, फर्जी यूट्यूबरों के गिरोह तैयार है। आप जांजगीर चांपा बस्तर तरफ चले जाइए, ये पूरा एक सिंडिकेट चलता है। महिलाएं अपराधी है, 6-7, 8-8 मुकदमे कायम है। तो हमारा एक ही डिबेट का मकसद एक ही है कि कोई बेकसूर इंसान को, ये खाकी की आड़ में जो शैतान बैठे हैं वो उनके ऊपर बेकसूर इंसान को जेल न जाए, लेकिन कोई अगर अपराध किया है तो बचना भी नहीं चाहिए। बहरहाल वकील साहब, जब किसी धर्म परिवर्तन की अर्जी डीएम के पास जाएगी तो जांच की समय सीमा तय होने से क्या नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होगा? एक वकील के तौर पर आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, बेसिकली इसमें दो बातें हैं कि एक तो है कि जांच का समय जो है वो अगर सीमित होता है तो ये हो सकता है कि एक तरीके से बेनिफिशियल भी है, पर एक तरीके से ये प्रेशर भी क्रिएट करता है कि अगर आपको जांच को इतने ही समय में अगर क्लोज करना है तो दो अधिकारी है, जो जांच अधिकारी, उस पर ये प्रेशर होगा कि उसे किसी भी तरह से जांच को खत्म करना है। तो हो सकता है कि इसमें डिसीजन गलत है। तो समय सीमा देना ये एक तरीके से बोल सकते हैं एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखना ये विषय है कि जांच को कितने गंभीरता से किया जाता है और जो जांच रिपोर्ट बनाई जाती है वो पूरी तरह से अगर निष्पक्ष है तो समय सीमा देना अच्छा है। यदि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती है, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो इफेक्ट होती है, तो इस तरह की जांच का होना या समय सीमा का होना किसी भी पर्सन के लिए उसके फंडामेंटल का वायलेशन। जी, तो आज की इस महाबहस के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ की सियासत के दो चेहरे दिखाई दिए हैं। एक तरफ वो सरकार है जिसने वोट बैंक के डर को दरकिनार कर धर्मांतरण के सिंडिकेट पर सीधा कानूनी प्रहार किया है, और यूसीसी के नाम पर भ्रम फैलाने वालों के गाल पर यह तमाचा जड़ा है कि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति अनमोल थी, अनमोल है और अनमोल रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वो राजनीति है जिसे धर्मांतरण के कड़े कानून में भी साजिश दिखती है और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा भी राजनीति नजर आती है। महाबहस में आज के तीनों मेहमानों का, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि आखिर गरीबों की लाचारी का फायदा उठाकर धर्म बदलने वाले सिंडिकेट से इतनी हमदर्दी क्यों? आखिर जब जब सनातन और जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने की बात आती है तब तब पेट में मरोड़ क्यों उठने लगती है? याद रखिए, यह नया छत्तीसगढ़ है। यहां ना तो आस्था का सौदा चलेगा, ना छलावा चलेगा, और ना ही आदिवासियों के नाम पर फर्जी राजनीति चलेगी। कानून का डंडा भी चलेगा और अपनी संस्कृति का परचम भी लहराएगा। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।